21 सितंबर 2020 रविवार को दिन दहाड़े संसद को हड़प लिया गया। उसकी अगुवाई राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने की। जो कुर्सी न्याय की पीठ मानी जाती है, वो रविवार को सदन के भीतर अन्याय की सबसे बड़ी किरदार बन गई। इसके जरिए न केवल 70 सालों के लोकतंत्र के इतिहास, परंपरा और संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया गया, बल्कि जनता समेत समूचे विपक्ष को ये बता दिया गया कि संसद अब उनकी नहीं रही। जर्मनी में जिस काम के लिए हिटलर को राइक्सटैग में आग लगवानी पड़ी थी, मोदी ने बगैर वैसा किए ही उसको हासिल कर लिया और जनता की संसद को जनता से छीन लिया। राज्यसभा में रविवार को जिस तरीके से कृषि विधेयक पारित हुआ है, उसने इस बात को साबित कर दिया कि मोदी सरकार को अब ना तो विपक्ष की जरूरत है और ना ही किसी संसद की, और उससे आगे बढ़कर ना ही किसी चुनाव की। लेकिन चूंकि देश के भीतर लोकतंत्र के भ्रम को बनाए रखना है और कॉरपोरेट की सत्ता की वैधता के लिए वो जरूरी शर्त बन जाती है, इसलिए कहने को संसद को भी होगी, चुनाव भी होगा और प्रतिनिधि भी चुने जाएंगे। लेकिन उनकी भूमिका जैसी सरकार चाहेगी वैसी ही होगी, यानी वे सदन के भीतर जनता के प्रतिनिधि नहीं बल्कि श्रोता का काम करेंगे, सुनने का काम करेंगे। उनको सैलरी भी मिलेगी और उनको सारी सुख सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन ना तो वो सवाल पूछ सकेंगे और ना ही अपनी राय रख सकेंगे। यानी संसद के नाम पर महज एक नौटंकी होगी और सदन संचालन की महज औपचारिकता निभाई जाएगी। केवल एक आदमी होगा, एक फकीर होगा, एक चौकीदार होगा, एक गंगा का बेटा होगा और उसके मन की बात होगी, उसी के ही मन की बात होगी। बाकी लोग उसके लिए काम कर रहे होंगे। पूंजीवादी लोकतंत्र अपने संकट के दौर में किस कदर नंगा हो सकता है, ये उसकी खुली नजीर है। क्या लोकतंत्र इसी को कहते हैं? जिस देश की 65% आबादी कृषि पर निर्भर हो और जिसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान हो, उसके लिए सरकार कोई कानून बनाए और उसके किसी नुमाइंदे से पूछा तक न जाए। क्या ये किसी जिंदा लोकतंत्र में संभव है? संविधान में किसी बिल के लिए बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि उसको पारित कराने से पहले उसके तमाम हितधारकों से बातचीत करनी होगी। उनके साथ संबंधित मंत्रालय के अधिकारी बैठेंगे और उनसे विचार विमर्श करेंगे और फिर उनकी राय के मुताबिक सदन में जनप्रतिनिधियों के बीच बहस करवाकर उसे पारित कराने की कोशिश की जाएगी। इसमें किसी किसान या फिर उसके नेता से राय मशवरे की बात तो दूर, सदन में कानून निर्माताओं तक को अपना पक्ष नहीं रखने दिया गया। आखिर क्या जल्दबाजी थी इस विधेयक को पारित कराने की? कोरोना महामारी के दौर में आप अध्यादेश लाते हैं और फिर उस अध्यादेश को येन केन प्रकारेण संसद से पास कराना चाहते हैं। किस बात का दबाव है आपके ऊपर? अगर विधेयक इसी तरह से पास कराना था तो उससे अच्छा बगैर सदन की बैठक को बुलाए ही उसे पारित होने की घोषणा कर देते। लेकिन आपको तो देश को अपनी ताकत भी दिखानी थी। चंबल के डाकुओं की तरह इस विधेयक को लूट कर ले जाना था। दामनी के बलात्कारियों की तरह संसद, लोकतंत्र और संविधान का चलती बस में बलात्कार करना था और फिर उसके अंदर एक रॉड डाल देनी थी। दरअसल राज्यसभा में सरकार अल्पमत में थी और उसे किसी भी तरीके से इस विधेयक को पारित होते देखना था। लिहाजा उसने हर उस काम को किया जो सामान्य स्थितियों में नहीं किया जा सकता था। मसलन उपसभापति किसी सुल्ताना डाकू की भूमिका में आ गए और उन्हें ना तो संविधान से कुछ लेना देना था, ना सदन के संचालन के नियमों से, और ना ही विपक्षी सदस्यों के अधिकारों से उनको कोई मतलब था। बस उनके ऊपर मोदी द्वारा दिए गए विधेयक को पारित कराने का भूत सवार था। क्या इसे लोकतंत्र पर भाजपाई संघियों का आतंकवादी हमला नहीं कहा जाएगा? तब कश्मीर में पुलवामा हुआ था। अब बीजेपी ने कृषि में पुलवामा से भी बड़े कांड को अंजाम दे दिया है।
हरिवंश नारायण पर जो भूत सवार हुआ, लिहाजा पहले उन्होंने सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। फिर विपक्ष के जिन कुछ सदस्यों को अभी अपनी बात रखनी थी, उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और विपक्षी सदस्यों ने जब विधेयक पर मतदान की मांग उठाई और टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और डीएमके के त्रिची सिवा सदन के कुएं के पास पहुंचकर उपसभापति को सदन का ऑर्डर दिखाने की कोशिश करने लगे, तो मार्शल के बल पर उन्हें दरकिनार कर दिया गया। और फिर इसी बीच राज्यसभा टीवी पर न केवल पहले विपक्षी सदस्यों के भाषणों को म्यूट किया गया, बल्कि कुछ देर बाद पूरी की पूरी कार्यवाही को ब्लैकआउट कर दिया गया। और इस तरह से सदन में विपक्ष के वोट के विभाजन की मांग को दरकिनार करके विधेयक के ध्वनिमत से पारित होने की घोषणा कर दी गई। ना तो लोगों के संशोधन लिए गए और ना ही उस पर कोई चर्चा हुई और ना ही कृषि मंत्री ने उनका कोई जवाब दिया। सारी चीजों को ताक पर रखकर विधेयक को पारित मान लिया गया, जबकि नियम ये है कि किसी भी विधेयक पर अगर सदन का एक भी सदस्य मतदान की मांग करता है तो सभापति या उपसभापति की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस पर वोटिंग कराएं। इसी सरकार के कार्यकाल में ट्रांसजेंडरों से जुड़े मसले पर एक विधेयक आया था, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत थे और विधेयक पारित होने के रास्ते में कोई अड़चन नहीं थी। लेकिन एक सदस्य ने वोटिंग की मांग कर दी। सत्ता पक्ष के यही रविशंकर प्रसाद थे, जिन्होंने पीठासीन अधिकारी से उस सदस्य की मांग को पूरा करने की गुजारिश की और फिर वोटिंग के बाद ही वो विधेयक पारित हो पाया। लेकिन यहाँ एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरा का पूरा विपक्ष मतदान की मांग कर रहा था, लेकिन कुर्सी पर बैठे उपसभापति ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। संसद के 70 सालों के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा देखा गया हो। हाँ, कुछ प्रदेशों की विधानसभाओं में जरूर सत्तारूढ़ दलों से जुड़े स्पीकर कभी कभी जरूर लोकतंत्र के साथ इस तरह का बलात्कार करते रहे, लेकिन उसे भी कभी सही नहीं माना गया। लेकिन देश के सर्वोच्च सदन में और जिसकी अपनी एक ऐतिहासिक विरासत है, उसे एक म्युनिसिपैलिटी और विधानसभा की कचहरी में बदल देना न केवल लोकतंत्र और संविधान का, बल्कि इस देश की जनता का, आपका अपना खुला अपमान है। और ये काम उस शख्स ने किया जिसका पत्रकारिता में कभी अच्छे संपादकों में नाम शुमार किया जाता है। लेकिन बुराई एक दिन में नहीं आती है और पतित होने का भी सिलसिला होता है। संपादक की कुर्सी पर रहते हुए भी हरिवंश सुपारियां लेने का काम करते थे। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं और जानते भी हैं जो वो अभी तक उसे बाहर नहीं लाना चाहते। कभी वो सत्ता की सुपारी लेते थे तो कभी अपने मालिक उषा मार्टिन की सुपारी लेते थे। वो कभी अखबार प्रभात खबर के लिए विज्ञापन लाने के लिए के तौर पर होती थी तो कभी उन्हें कोयला खनन का पट्टा दिलाने के जरिए। ऐसे में हरिवंश की सत्ता और कॉरपोरेट की ये दलाली पीएम मोदी को भी भा गई। लिहाजा उन्होंने उनके जरिए एक तीर से कई शिकार किए। एक तरफ मंत्रिमंडल से हटाए गए कुछ ठाकुर मंत्रियों के चलते ठाकुर बिरादरी की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ एक उदारवादी जमात के शख्स को अपने खेमे में करके एक बड़ा संदेश देने का काम किया। और ये शख्स अगर सीधे कॉरपोरेट के लिए काम करना शुरू कर दे फिर तो सोने पर सुहागा है। और वही हुआ। इनके बारे में बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि उषा मार्टिन में इनका शेयर है, जिसमें ये कुछ % के हिस्सेदार हैं। लिहाजा अगर किसानों के खिलाफ जाकर कॉरपोरेट के पक्ष में इन्होंने कुछ किया है तो इन्होंने अपनी ही बिरादरी का साथ दिया है। ऐसे में उनसे भला किसी को क्यों शिकायत होनी चाहिए।